हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। अब इस चैप्टर को करवाने से मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस चैप्टर से पहले हमने एक चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ये दोनों चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब अगर आपको मैट्रिसेस की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप डिटर्मिनेंट्स को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। मतलब ये इतनी अच्छी तरह से कनेक्टेड है आपस में कि डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशन है वो मैट्रिक्स वर्ड से ही स्टार्ट होती है। मतलब अगर आपने मैट्रिसेस को स्किप कर दिया तो डिटर्मिनेंट की आपको डेफिनेशन ही समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है कि पहले डिटर्मिनेंट को करने से पहले आप मैट्रिसेस चैप्टर को अच्छे से समझ के आओ। इस पूरे चैप्टर को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और एनसीईआरटी की सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को कवर किया है। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर मैट्रिसेस चैप्टर को करके आए हो तो चलिए फिर डिटर्मिनेंट को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो आपकी बुक में गिवन होगी और फिर उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, ये आपकी डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट की जो आपकी बुक में गिवन है। पहले इसको पढ़ते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर कुछ 2-3 बातें समझने वाली हैं डेफिनेशन में, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशन है वो मैट्रिक्स से ही स्टार्ट होगी। तो अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में पता ही नहीं है तो आपको ये लगेगा कि मैट्रिक्स पता नहीं क्या भला है। बट जिन्होंने मैट्रिसेस को पढ़ा है उनको पता है कि मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं। तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन। आपको पता है ये जर्नलाइज्ड फॉर्म है मैट्रिसेस की। किसी भी मैट्रिक्स को हम जर्नल में इसी तरह से लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ऑर्डर एन। एन का मतलब एन क्रॉस एन। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होंगी, सेम। तो ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कम्प्लेक्स। हम यहाँ पर इसको एक नंबर देंगे, एसोसिएट अ नंबर रियल और कम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मतलब अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सबसे पहली बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर एन हो, कोई ऑर्डर कोई भी हो सकता है, वी कैन, हम एक नंबर एसोसिएट करेंगे उसको नंबर एसोसिएट करेंगे। वो रियल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी। रियल आपको पता ही है, सभी रियल नंबर्स, चाहे नेचुरल, चाहे इंटीजर्स, चाहे आप रैशनल नंबर ले लो, चाहे आप इरैशनल नंबर ले लो। और कम्प्लेक्स आपको पता ही है जिसके रूट के अंदर नेगेटिव होता है, जैसे आइटा जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो अभी आपको डेफिनेशन सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, आपको डेफिनेशन और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब यहाँ पर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 1। देखो, ए इज़ अ स्क्वायर, देखो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन मतलब 1। अब यहाँ पर कितना है 1 क्रॉस 1। इसको हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 1। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो पहले मैं सिंपल सी लैंग्वेज में लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर इसको मुझे इसका नंबर एसोसिएट करना है तो वो कितना आएगा 2। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बाद में दूंगा, पहले मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, लेट बी बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब यहाँ पर कितना ऑर्डर है उसका 2, बट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, 1 2 रोज 2 कॉलम्स, 1 2 3 4। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट, मतलब इसके साथ मुझे कोई नंबर एसोसिएट करना हो तो वो कितना है -2। जैसे मैंने यहाँ पर 2 किया, यहाँ पर -2। तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं होता, कोई भी वो रियल नंबर हो सकता है। अब सेम वे से एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है हमारी। अब देखो, ये हमारी लास्ट एग्जांपल है, लेट सी बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हो सकती है, अब उसको कैसे लिखेंगे, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट या इसके साथ कोई नंबर एसोसिएट करना हो वो कितना होगा 0। अब मैंने जानबूझ के ऐसी एग्जांपल्स लिए हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर नेगेटिव नंबर और यहाँ पर 0। मतलब आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे कि डिटर्मिनेंट का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता या डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आ सकता। मैंने जानबूझ के ऐसी एग्जांपल्स ली हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 भी होता है, 5 क्रॉस 5 भी होता है, एंड सो ऑन। और इन सभी के हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम
जिस उसका ऑर्डर जितना मर्जी हो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। बट एनसीईआरटी में और आपके सिलेबस में क्लास 12th के जो सिलेबस का पार्ट है उसमें हमें जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने को बोला गया है वो अप टू 3x3 मैट्रिसेस तक ही है। मतलब जितनी भी हम स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो 1x1 हो सकती है, 2x2 हो सकती है, क्वेश्चंस में 3x3 हो सकती है। इससे बड़ी मैट्रिक्स आपको डिटर्मिनेंट में नहीं आएगी, मतलब आपकी सिलेबस में नहीं है। अब देखो, अब इन सब से मैंने नंबर एसोसिएट तो कर दिया 2 -2 0। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने नंबर एसोसिएट की है ये आया कहाँ से है। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैंने कुछ भी मन में सोचा और यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0। अब इसका कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा कि मैंने ऐसे नंबर्स क्यों लिखे हैं, इसका कोई रूल तो होगा। अब उस रूल को हम क्या बोलते हैं, जो हम नंबर एसोसिएट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सीखेंगे। अब उससे पहले हम ये भी सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट को हम किस किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में पूछा क्या गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हम 2-3 तरीकों से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात, पहले हम 1x1 को सीखेंगे नंबर एसोसिएट करना, फिर 2x2 और फिर 3x3। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिनोटेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट को हम किस किस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो होगा ही ना, तभी हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी डिनोटेड एज, अब इसको हम, जो मैंने लास्ट पेज पे लिखा था, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा, और इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ए और आसपास इसके बार। अब देखो, इन 3 तरीक़ों से हम डिटर्मिनेंट को मतलब कि डिनोट कर सकते हैं। ये तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे एक चीज़ याद कर लेते हैं और क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। मान लो एग्ज़ाम में आपको ये पूछा गया कि ये मैट्रिक्स ए है तो फाइंड डेल्टा, तो आपको पता तो होगा ना कि डेल्टा का मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेंट। बेसिकली वो डिटर्मिनेंट ही पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा कि क्या पूछा है आप आंसर क्या करोगे, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब दूसरी बात, एनसीईआरटी वालों ने भी स्पेशल मेंशन करके लिखा है कि ये जो सिंबल है, मतलब कि ए के दोनों तरफ जो बार है, इसको आपने मॉडुलस से कंफ्यूज नहीं करना। क्योंकि देखो, आपको पता होगा कि मॉडुलस का साइन भी ऐसा ही होता है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, +5। जनरली हम ऐसे करते हैं कि मॉडुलस के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो, उसका आंसर कितना आएगा, +5। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस पूरे चैप्टर में इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट का साइन। देखो, अगर मैं ऐसे ब्रैकेट डालूँ 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, ये यहाँ से फोल्ड है ना, मतलब ये क्लोज ब्रैकेट की तरह है, तो ये क्या है हमारा मैट्रिक्स। और अगर मैं इसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसे भी आ जाता है, इवैल्यूएट। अब इसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। ये बिल्कुल सीधी लाइन है मॉडुलस की तरह। इसका क्या मतलब है कि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो प्लीज़ ऐसी छोटी छोटी बातों को आप याद रखोगे। और एनसीईआरटी ने भी इसलिए स्पेशल मेंशन किया कि इसको आपने मॉडुलस से कंफ्यूज नहीं करना। मॉडुलस अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। और दूसरी बात कि डिटर्मिनेंट हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद हम, जो मैंने आपको बताया कि हम नंबर एसोसिएट करते हैं, उसको कैसे एसोसिएट करना है वो सीखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, मतलब जो मैंने लास्ट पेज पे नंबर एसोसिएट किया था उसको कैसे किया था। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, जिसका ऑर्डर 1 है, तो मैंने ए को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया। और ये क्या है, इसकी जनरलाइज फॉर्म, मतलब 1 रो 1 कॉलम, इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए का मॉडुलस है, जो मर्जी बोलो, ए का डिटर्मिनेंट। तो इसका आंसर कितना आएगा, A11। तो मतलब यहाँ पर जो भी मैंने एलिमेंट रखा हुआ है मैट्रिक्स में, उसका आंसर वही आ जाएगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने लास्ट पेज पे भी लिखा था, लेट मान लो ये कोई मैट्रिक्स है जिसका इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 क्रॉस 1, ये मैट्रिक्स है ना कोई, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेल्टा और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2।
तो ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट। बस जो वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है उसी को लिख देना। तो मैं नंबर एसोसिएट करना था, दो नंबर एसोसिएट कर दिया। अब इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। जो समझने वाली बात है वो ऑर्डर 2 में है, अब उसको समझ लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो समझने वाली बात है वो ऑर्डर 2 में है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पर मैंने कोई बी स्क्वायर मैट्रिक्स माना जिसका ऑर्डर कितना 2। अब आपको पता है कि जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, किसी भी मैट्रिक्स की जनरलाइज फॉर्म ऐसी होती है, A11, A12, A21, A22। ठीक है। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, जो मैंने लास्ट पेज पे भी किया था कि उसको नंबर कैसे एसोसिएट किया था। अब उसका कुछ रूल होता है, तो वो रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको और डेल्टा और बी का डिटर्मिनेंट। अब इसको समझने के लिए, समझाने के लिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, A11, A12, A21, A22। यहाँ पर ये किसका साइन आपको पता है, ये फोल्डेड है क्लोज ब्रैकेट जैसे मैट्रिसेस का, और ये किसका साइन है, डिटर्मिनेंट का। अब मैं बार बार ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इससे यूज टू हो जाओ। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारा नंबर एसोसिएट करने का। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, A11 को A22 के साथ। अब उसके बाद बीच में क्या है, माइनस, बीच में क्या है, माइनस, ये फॉर्मूले में ही है। देन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, A21 को A12 के साथ। तो ये आपका नंबर एसोसिएट करने का या डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। कि इसको देखो, आपने हमें याद रखना है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, ये आप याद रखोगे, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, रेड में लिखा मैंने A11 A22। अब इसको मैंने ब्लैक में लिखा A21 A12। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं, जो मैंने लास्ट पेज पे आपको करवाई थी 1 2 3 4। अब उसको मैंने कौन सा नंबर दिया था, -2। अब वो कैसे आया था उसको नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, ये मैंने वही एग्जाम्पल लिखी है जो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे लिखी थी, और इसके साथ मैंने नंबर एसोसिएट किया था -2। अब वो कैसे आया आपको मैंने बता ही दिया, तो कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डेल्टा, इसको मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, ताकि आप इससे यूज टू हो जाओ। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। तो आपको पता है लेफ्ट टॉप यानी कि यहाँ से हम 1 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 1 को 4 से। अब उसके बाद माइनस, आपको पता है, फिर जो नंबर बच गए उसको कर दो 3 को 2 से। ठीक है। तो 3 × 2। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो कितना आएगा, 1 × 4, 4 4 -6, कितना आ गया, -2। जो मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी -2, और मैंने -2 ही किया था। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट किसी भी 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको इजी लगा होगा। अब 3 × 3 में थोड़ा सा और समझने वाली बातें हैं, उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अब ऐसा करते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। अब देखो, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो 2 × 2 में क्या था, जस्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे इसको इससे, तो हमारा आंसर आ गया। इसको माइनस करना, हमारा आंसर आ गया। बट इसमें थोड़े से हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब आपके सामने ये कोई मैट्रिक्स है, सी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब आपको बताइए जनरलाइज फॉर्म है किसी भी 3 × 3 मैट्रिक्स को लिखने के लिए, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे बजाय 2 × 2 से, मगर 2 × 2 बहुत ईजी है। अब इसमें हम डिटर्मिनेंट को 6 डिफरेंट तरीक़ों से निकाल सकते हैं। कैसे, हम इसको फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो, इसको हम सेकंड रो से भी निकाल सकते हैं, इसको हम थर्ड रो से भी निकाल सकते हैं। अब सेम वे से इसको हम कॉलम 1 के अलॉन्ग भी निकाल सकते हैं, कॉलम 2 के अलॉन्ग भी निकाल सकते हैं, कॉलम 3 के अलॉन्ग भी निकाल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसी के अलॉन्ग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ बच्चे रोज़ में कंफर्टेबल होते हैं, वो रोज़ से कर सकते हो। कुछ बच्चे कॉलम से कंफर्टेबल होते हैं, वो कॉलम से कर सकते हैं। जनरली में वैसे सभी रो 1 से ही इसको एक्सपेंड करते हैं, जो लकी स्टैंडर्ड है, मतलब सभी रो 1 से ही इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको रैंडमली कोई भी 2 रो और कोई भी एक कॉलम से करके दिखा दूंगा। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो नाउ इसको कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ सी और डेल्टा
और ये हम साइन डालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, मतलब रो 1 पे मैं जो स्टैंडर्ड सभी करते हैं फर्स्ट रो से, आप किसी भी मतलब कि रो से या किसी भी कॉलम से निकाल दो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैं फर्स्ट रो से एक बार आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो, अब हम रो 1 के अलोंग इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। अगर मैं एक्सपैंड का मतलब आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं कि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब ये 3x3 डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम इस 3x3 डिटर्मिनेंट को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब 2x2 की फॉर्म में लिखने वाले हैं। क्योंकि 2x2 को मुझे लिखना, इसका डिटर्मिनेंट मुझे करना आता है। अगर मैं इसको किसी तरह से 2x2 की फॉर्म में लिख पाऊँ तो इसका मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है। ये बहुत ईजी है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना है, धीरे धीरे सभी कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप लिखोगे -1। अब कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो यहाँ पर मैं लिखूंगा, बट बाद में हम क्वेश्चंस में इनको नहीं लिखेंगे, एक बार आपको समझाने के लिए लिखूंगा -1। फिर आप लिखोगे, क्योंकि रो 1 में सबसे पहला एलिमेंट कौन है, A11, तो A11 को लिखो। अब देखो आपने क्या करना है, अब मैंने आपको समझाने के लिए देखो मैंने कुछ एफर्ट्स किए थे। अब A11, मान लो ये A11 है ना, तो इसको ना आप ऐसे छोड़ दो। A11 की रो और A11 की कॉलम को आप छोड़ दो, जैसे मैंने इस साइन से इसको कवर करने की कोशिश की है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दिया तो हमारे पास क्या रह गया, A22, A23, A32, A33। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर प्लस और फिर से -1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसको मैं बाद में नहीं लिखूंगा। तो रो 1 का अगला एलिमेंट कौन है, A12, A12 को लिख लो। तो मैंने A12 लिख लिया। अब फिर से A12 में 12 वाली रो और इस कॉलम को छोड़ दो, देखो ऐसे टी की फॉर्म में। तो अब आपको कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, A21, A23, इनका ऑर्डर नहीं चेंज करना, जिस तरह से लिखे गए हैं ऐसे लिखना है, A31, A33। ठीक है, अब फिर से उसके आगे प्लस और फिर क्या लिखेंगे हम, -1। अब लास्ट एलिमेंट कौन है, A13। ठीक है, अब फिर से वैसे ही करेंगे, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, तो इसको मैंने इस वाली रो और इस वाली कॉलम को छोड़ दिया, तो हमारे पास कितना रह गया, देखो आपको क्या दिख रहा है, A21, A22, A31, A32। ठीक है, तो इस तरह से देखो मैंने फर्स्ट रो की हेल्प से, फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए ना, तो इस तरह से मैंने फर्स्ट रो की हेल्प से, मतलब कि इस बड़े डिटर्मिनेंट को 2x2 डिटर्मिनेंट्स में लिख लिया। अब इनका डिटर्मिनेंट करना मेरे लिए बहुत ईजी है, आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप से। ठीक है, अब ये जो मैंने रेड में लिखे हैं, अब मैंने क्यों लिखे हैं, अब यहाँ पर ना मैं कुछ लिखने वाला हूँ, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3। अब ये कहाँ से आए हैं, इनका भी लॉजिक है। ये कौन सा एलिमेंट है, A11, 1 और 1, 1 + 1। ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2, 1 + 2। ये कौन सा एलिमेंट है, 1 3, 1 + 3। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसको और अच्छे से नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, जैसा कि आपको पता है, हमने 3x3 डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो किया और हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब फिर से लिखते हैं। अब देखो 1 + 1 कितना होता है, आपको पता है, 1 + 1 -1 की पावर 2। ठीक है, A11। अब देखो आपको यहाँ पता होगा कि ये 2x2 डिटर्मिनेंट है, तो इसको लेफ्ट फ्रॉम टॉप से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, A22, A33, इसको इससे माइनस कर देंगे, तो -A32, A23। ठीक है,
तो ये हमारा फाइंड हो गया। अब सेम वे से आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, देखो +1 -1 की पावर 3 A12। अब सेम वे से देखो लेफ्ट फ्रॉम द टॉप इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा A21 A33 माइनस, और फिर इसको माइनस कर दो। कौन कौन से हैं, A31 A23। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया हमारा। अब नेक्स्ट प्लस, अब उसके बाद क्या है, -1 की पावर 1 + 3 4। अब फिर से A13 ब्रैकेट, अब आपको पता है लेफ्ट फ्रॉम द टॉप A21 A32 माइनस, उसके बाद माइनस इसको कर दो A31 A22। तो इस तरह से हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कंप्लीट हो गया। अभी आपको देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट ये मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं जर्नल फॉर्म से कर रहा हूँ। जब यहाँ पर A11 A22 या A22 A33 की जगह पर नंबर्स हो गए, जैसे 2 4 8, वो आपके लिए ईजी रहेगा। ये आपको थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग सकता है, बट एक्चुअल में ये इतना मुश्किल नहीं है। ये जस्ट मैंने इसलिए करवाया ताकि आप इसका प्रोसीजर याद रख पाओ। अब देखो, कुछ मैंने आपको बोला था कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो मैं बाद में नहीं लिखूंगा, जैसे ये जो मैंने रेड में लिखे हैं, -1 की पावर 2 -1 की पावर 3 -1 की पावर 4। आपको पता है कि देखो -1 की पावर 2 कितनी होगी, +1, -1 की पावर 3 कितनी होगी, -1, -1 की पावर 4 कितनी होगी, +1। क्योंकि जब भी हम माइनस को इवन टाइम मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 6, उसका आंसर कितना आएगा, हमेशा प्लस। और जब भी हम माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं या 5 टाइम्स या 7 टाइम्स, तो उसका आंसर हमेशा -1 आएगा। क्योंकि देखो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 -1 -1, तो 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इसी तरह से जब हम इवन में करेंगे, जैसे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस और प्लस प्लस, तो इस तरह से आप याद रखोगे। देखो कैसे याद रखेंगे, A11 1 और 1 का सम कितना है 2, ये इवन है, तो मतलब आगे हमारे पास क्या आएगा। तो अगर इसका मैं समराइज़ करूँ, इसको कैसे लिखूँगा, A11 A22 A33 माइनस A32 A23। अब यहाँ पर देखो -1 की, देखो 1 + 2 है ना, 1 + 2 मतलब 3, अब मतलब माइनस, तो A12 A21 A33 माइनस A31 A23। अब -1 की बार कितनी है 4, 1 + 3 कितना होता है 4, तो मतलब इवन के लिए प्लस लगेगा। A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, मतलब जिसको हमने एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो की है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। अब देखो, जो लास्ट पेज पे हमने एक्सपेंशन सीखी है जर्नल फॉर्म में, अब उसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, और यही सेम एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले फर्स्ट पेज पे जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था तब लिखी थी, और इसके साथ मैंने जो नंबर एसोसिएट किया था वो कितना था, 0। अब देखो उसका रूल क्या था वो मैंने आपको लास्ट पेज पे समझा दिया, और मैंने आपको ये भी बताया कि जर्नल फॉर्म में वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि काफ़ी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बट जब आप उसको मतलब कि मैथमेटिक्स वाले नंबर्स में करोगे, जैसे 1 2 3 4 में करोगे, तो वो आपके लिए ईजी है। तो हमें एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो करना है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, =, सबसे पहले हमारा A11, ये कौन सा एलिमेंट है, A11, तो 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है मैंने आपको यही सिखाया था कि 1 को छोड़ दो, उसकी रो और उसकी कॉलम को, हमारे पास क्या रह गया, 5 6 8 और 9। अब उसके बाद फिर हम सेकंड एलिमेंट लिखें, वो कितना है, 2। ठीक है, अब आप क्या करो, 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो आपके पास क्या रह गया, 4 7 6 9। अब उसके बाद हम 3 के पास जाएंगे। अब देखो 3 में हम क्या करेंगे, 3 वाली रो को और 3 वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना रह गया, 4 7 5 8। है ना ये इजी।
अब देखो यहाँ पर बीच में ना मैंने आपको यहाँ पर कोई भी साइन नहीं डाला। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि -1 की पावर यहाँ पर क्या आएगी, -1 की पावर 1 + 1 वो कितनी होती है आपको पता है। -1 की पावर जब भी इवन आएगी वो हमेशा हमें प्लस देगी, जब भी -1 की पावर ऑड आएगी वो हमेशा नेगेटिव देगी। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में A11 1 और 1 कितना है 2, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। A12 1 2 कितना है 3 3 एक ऑड नंबर है तो मतलब यहाँ पर -1 3 ये इवन नंबर है तो यहाँ पर प्लस। तो उसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे। बाकी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 1, अब आपको पता है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब वो कैसे करते हैं आपको पता है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो कर दो, कितना आएगा 5 9 ज़ा 45 और उसके बाद इसको करेंगे 6 8 ज़ा 48। यहाँ बीच में क्या है माइनस, तो -2। फिर आगे चलते हैं, फिर से लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप 4 9 ज़ा 36, यहाँ पर माइनस डाले को साथ ही, और फिर 7 6 ज़ा 42, तो ये भी हो गया +3। तो फिर से लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप 4 8 ज़ा 32 माइनस, अब फिर से जो रह गया 7 5 ज़ा 35। तो देख लो जो लास्ट पेज पे आपको बहुत बड़ी टर्म्स लग रही थी यहाँ पर बहुत छोटी टर्म्स हैं। तो 1 कितना आएगा -3 -2, यहाँ पर कितना आएगा -6 +3, यहाँ पर कितना आएगा -3, तो -3 यहाँ पर कितना आएगा +12, यहाँ पर कितना आएगा -9। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 - 9 दैट मीन्स 0, विच एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ C कितना आ गया 0। और मैंने C के साथ स्टार्टिंग में यही नंबर एसोसिएट किया था। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ रो 1 किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपकी नॉलेज के लिए एक बार इसको रो 2 या रो 3 से करेंगे, फिर कॉलम 1 या कॉलम 2 से करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो सेम मैंने वही मतलब कि मैट्रिक्स लिखा है 3x3 जनरल फॉर्म में। अब इसको हमें एक्सपेंशन अलोंग सेकंड रो, मतलब सेकंड रो के अकॉर्डिंग हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, सेकंड रो यहीं से स्टार्ट होगी ना, ये सेकंड रो है। ठीक है, तो 2 + 1 आपको पता ही है, अब मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ये 2 + 1 कहाँ से आया, 2 1 से 2 + 1। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा 2 1 को लिखते हैं। अब जैसे ही हमने 2 1 लिख लिया तो हमें क्या करना है, मतलब यहाँ पर क्या करना है कि इस वाली रो को और बाकी कॉलम्स को छोड़ देना है, मतलब इस वाली रो, इस वाली कॉलम और इस रो को छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या बच गया, A12 A13 A32 A33। तो इस तरह से हमें पहला मतलब कि लिख लिया एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है फिर से यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और फिर हम लिखेंगे -1 की पावर कितनी आएगी 2 + 2, फिर हम दूसरा एलिमेंट लिखेंगे वो कितना है A22, आपको पता ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली रो और ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे। तो देखो कैसे, ये देखो ऐसे। तो आपको क्या क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा होगा A11 A13 A31 A33। ठीक है जी, प्लस अब उसके बाद फिर से हम क्या लिखेंगे -1 की पावर 2 3 मतलब 2 + 3। ठीक है, अब उसके बाद फिर से A23। अब फिर से क्या करेंगे, इस वाली कॉलम और इस वाली रो को हम छोड़ देंगे। तो देखो छोड़ दिया हमने, तो आपको क्या दिख रहा है A11 A12 A31 A32। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले इसको ब्रेक कर लिया, अब इसको एक बार एक्सपैंड भी कर लेते हैं। अब देखो इसको हमने एक्सपैंड कर लिया। अब आपको पता है आपको एक्सपैंड करना आता है, आपने लास्ट पेज पे सीखा भी था। तो सबसे पहले देखो -1 की पावर 3, A21 को वैसे ही, A12 लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, A12 को A33 से, -A32 को A13 से, सेम -1 की पावर 4, A22 वैसे ही लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, A11 A33 -A31 A13।
ठीक है, प्लस -1 की पावर 5, A23 वैसे ही लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, A11 A32 A12 A31 और दोनों को माइनस कर दिया। तो अगर मुझे फाइनलाइज आंसर लिखना हो तो यहाँ पर कितना आएगा -A21, क्योंकि -1 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा और टाइम्स तो माइनस ही आएगा। तो A12 A33 -A32 A13। अब यहाँ -1 की पावर कितनी है 4, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, तो प्लस लिख दो A22। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। A11 ये लास्ट पेज पे मैंने आपको बताया था, A31 A13 सेम -1 की पावर 5। अब आपको पता यहाँ पर नेगेटिव आएगा, A23 A11 A32 -A31 A12। अब देखो इसको मैंने एक्सपैंड अलॉन्ग सेकेंड रो भी करके दिखा दिया। अभी जर्नल फॉर्म में है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए सेम वही एग्जाम्पल को हम सेकेंड रो से एक्सपैंड करेंगे। अब देखो सेम उसी डिटर्मिनेंट को जो हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया था उसको हम सेकेंड रो से एक्सपैंड करेंगे और हमारे आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरह से करोगे ना तो आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके आगे साइन क्या आएगा। अब आपको पता है हम सेकेंड रो की बात कर रहे हैं इसकी, A21 21 3 क्या है, मतलब ऑड नंबर, ऑड के लिए यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। अब उसके बाद 4, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है 4। अब उसके साथ मुझे यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो 4 वाली कॉलम और 4 वाली रो को छोड़ देंगे। तो हमारे पास कितना बच गया 2 3 8 और 9। अब आगे चलते हैं। अब ये कौन सा एलिमेंट है A22, 22 मतलब 4 मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है 5। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर 5 वाली रो और 5 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना दिख रहा है आपको 1379, 1379, तो 1379। अब आगे चलते हैं। अब 6, ये कौन सा एलिमेंट है 2 3 मतलब 5, मतलब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर 6 लिख दो। अब सेम वे से 6 वाली रो और 6 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास कितना है 1 2 7 और 8। तो देख लो हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक कर लिया, अब जस्ट हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो -4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप और जो बाकी बच गया उनको हमें मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करना है। 2 9 18 -8 3 24 +5। अब फिर से लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, इसको कभी मत भूलना। तो कितना आएगा 1 × 9, कितना आएगा 9 -7 3 21 -6। अब फिर से लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक है। तो 1 को 8 से, 2 को 7 से, 1 8 8 7 2 14। तो सॉल्व कर लो, -4 यहाँ पर कितना आएगा -6 +5 यहाँ पर कितना आएगा -12 -6 और यहाँ पर कितना आएगा -6। तो 24 -60 +36, तो 36 और 24 कितना आएगा 60, तो 60 -60 कितना आ गया 0। जो मैंने बोला था कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आएगा 0, मतलब चाहे मैं रो 1 से कर लूँ चाहे मैं रो 2 से कर लूँ, हमारे आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसी से कर सकते हो। मैंने आपको वैसे बताया कि जनरली में सभी रो 1 से ही करते हैं। अब एक बार आपका डाउट क्लियर करने के लिए इसको कॉलम 1 से करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने फिर से सेम डिटर्मिनेंट लिखा है 3 × 3। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, बट इस बार एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट कॉलम। हमने रो वाइज कर लिया, अब कॉलम वाइज से भी एक बार करके देख लेते हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप उसी के अलोंग इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको पता है कॉलम 1 के अकॉर्डिंग करना है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, सिर्फ कॉलम 1 पर। और आपको पता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे -1, और कॉलम 1 में सबसे पहला एलिमेंट कौन है, ये कॉलम 1 है ना, देखो ये कॉलम 1 है। तो कॉलम 1 में सबसे पहला एलिमेंट कौन है A11, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 + 1। अब उसके बाद कॉलम 1 का एलिमेंट, कॉलम 1 का एलिमेंट कितना है A11। फिर यहाँ पर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब कॉलम 1 में A11 है ना, तो इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो ऐसे करके। तो हमारे पास क्या बच गया A22 A23
A32 A33 प्लस, अब उसके बाद फिर से -1। अब -1 की पावर कितनी आएगी, ये रहा दूसरा, इधर नहीं जाना, हमें कॉलम वाइज जाना है, तो 2 + 1। अब फिर से एलिमेंट कौन सा है, 2 1। तो अब क्या करेंगे, अब इसके रो और इसकी कॉलम को छोड़ देंगे, जैसे ऐसे करके इसकी कॉलम और इसकी रो को छोड़ दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, A12 A13 A32 A33 प्लस, अब फिर से लास्ट में लिखेंगे -1। अब पावर कितनी लिखेंगे, यहाँ पर कौन है, 3 1, मतलब 3 + 1। तो कौन सा एलिमेंट है, 3 1, तो 3 1 को लिख लो। तो फिर से क्या करेंगे, A31 की रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना बच गया, A12 A13 A22 A23। तो देख लो हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब एक बार इसको एक्सपैंड भी कर लेते हैं। अब देखो आपके सामने इसको मैंने एक्सपैंड भी कर लिया, -1 की पावर 2 A11 वैसे ही, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप A22 A33 माइनस A32 A23, -1 की पावर 3 A21 लेफ्ट फ्रॉम द टॉप A12 A33 माइनस A32 A13, -1 की पावर 4 A31 लेफ्ट फ्रॉम द टॉप A12 A23 माइनस A22 A13। ठीक है, अब आपको एक्सपैंड करना तो आता ही होगा, तो इसको समराइज कैसे करेंगे, -1 की पावर 2 इवन है ना, तो प्लस आएगा यहाँ पर A11 A22 A33 माइनस A32 A23। अब -1 की पावर 3 ऑड है ना, तो माइनस आएगा, तो A21 A12 A33 माइनस A32 A13, -1 की पावर 4 इवन मतलब प्लस आएगा A31, तो A12 A23 माइनस A22 A13। ठीक है, अब आपके सामने मैंने आपको इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग भी एक्सपैंड करके दिखा दिया। अब जस्ट लास्ट बार इसको सेम वही एग्जांपल से कॉलम 1 से एक्सपैंड करेंगे और हमारा इस बार भी आंसर कितना आएगा, 0। अब देखो सेम वही 3x3 डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपैंड करेंगे और हमारे आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको बताया कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉलम 1 से। तो कॉलम 1 में आपने इस पर ध्यान रखना है, मतलब इस पर A11, तो मतलब ये 1 + 1 क्या बना, इवन, इवन मतलब प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा, और कौन सा एलिमेंट है, 1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 को 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 5 6 8 और 9। नेक्स्ट है A21, 21 मतलब 4। अब 21 मतलब 2 + 1 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब नेगेटिव। अब सेम वे से इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ देंगे, कितना रह गया, 2 3 8 9। अब आगे चलते हैं, 7। ठीक है, अब 7 कौन सा एलिमेंट है, 3 1, 3 + 1 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस। तो सेम वे से इस वाली रो और इस वाली कॉलम को छोड़ दो, तो कितना रह गया, 2 3 5 और 6। ठीक है जी, तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो 1, तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताया, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप एंड देन इन दोनों को और माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 5 9 = 45 8 6 = 48 -4, सेम लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, 2 9 = 18 माइनस 8 3 = 24। माइनस पहले लिख लिया करो, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब फिर से लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, 2 6 = 12 माइनस 5 3 = 15। तो देख लो इसको मैंने एक्सपैंड भी कर लिया, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर, -3, यहाँ पर कितना आएगा, -6 + 7 × -3, तो -3 + 24 -21, तो +21 -21 कितना आ गया, 0, विच इम्प्लाइज अगेन सी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0, और वो 0 ही आना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको 2x2 डिटर्मिनेंट बहुत ईजी है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, और वैसे भी आपको प्रैक्टिस हो ही गई होगी यहाँ पर, ये 2x2 डिटर्मिनेंट है। अब 3x3 में क्या है कि हम उसको तीनों रो से एक्सपैंड कर सकते हैं और तीनों ही कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। मैंने रो 1 से भी करके दिखा दिया आपको रैंडमली रो 2 से भी करके दिखा दिया, और एक बार आपको कॉलम 1 से भी करके दिखा दिया।
रीज़न क्या था कि आप प्लस माइनस देख पाओ कि यहाँ पर प्लस और माइनस कैसे आएगा, बाकी सारा कुछ तो सेम ही है। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो किस पर डिपेंड करता है, इस पर A11, A12, A13 पर, इनकी काउंटिंग पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैंने कॉलम 1 से किया है तो मैं इनको देखूंगा 1 1 2 1 और 3 1 को, रो 1 से किया है तो A11, A2 A13 को देखूंगा। तो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। और तीनों ही बार हमारा आंसर सेम आ रहा है। आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। आप कॉलम 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम 2 से भी कर सकते हो, रो 2 से भी कर सकते हो और रो 1 से भी कर सकते हो। और जनरली सभी बुक्स में इसको रो 1 से एक्सपेंड किया जाता है और मैं भी इसको हमेशा आगे जाके आगे की वीडियोज़ में मैं रो 1 से एक्सपेंड करूँगा। आप चाहो रो 1 से भी कर सकते हो, चाहो तो कॉलम 1 से भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। अब देखो, अगर इस प्लस और माइनस को मुझे समराइज़ करना हो तो मैं कैसे करूँगा। ये आपका एक 3x3 डिटर्मिनेंट है। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता, ये आपने याद भी रखना है, ठीक है। अब ये क्या है, इवन, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या है, ऑड, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्योंकि इवन है, 2 + 1 3, इवन, ऑड माइनस, इवन प्लस, 2 + 3 5, ऑड नेगेटिव, 3 + 1 पॉजिटिव। क्या आया, 5 मतलब ऑड मतलब नेगेटिव, 3 + 3 6 मतलब इवन मतलब प्लस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला नेगेटिव आ रहा है, ये वाला नेगेटिव आ रहा है, ये वाला नेगेटिव आ रहा है और ये वाला नेगेटिव आ रहा है। आप इसको चाहे इस पूरे टेबल को याद ही कर लो कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर रिवर्स नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, फिर से रिपीट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चाहे आप इसको ऐसे याद कर लो, चाहे आप इसको माइंड में रखना चाहते हो तो इसको माइंड में रख लो, और अगर आपको याद नहीं करना, -1 की पावर भी आप लिख सकते हो, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपको पता है कि एलिमेंट कौन सा है, 1 1 1 1 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस। तो इसको आप जैसे आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हो, बट आपने इसको हमेशा याद रखना है, अपने माइंड में रखना है कि हमारा साइन क्या आएगा, क्योंकि अगर आपने साइन की गड़बड़ी कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो, ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये NCERT में नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। इफ़ A be any स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन KA, अब उसका क्या है, डिटर्मिनेंट, आपको बताइए डिटर्मिनेंट का साइन है, इज इक्वल टू K की पावर n, फिर A का डिटर्मिनेंट वेयर K इज एनी स्केलर। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको ये रिजल्ट समझ में नहीं आएगा, ये एक्चुअल मैंने जर्नलाइज्ड एक रिजल्ट लिखा है, और इस रिजल्ट के जो क्वेश्चन है वो MCQs में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और एक्सरसाइज 4.1 में भी इस रिजल्ट का एक क्वेश्चन है। अब वहाँ पर एक क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले ही दे दिया, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, और इस फॉर्मूले के बाद मैं आपको कुछ समझाऊंगा भी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, लेट A be any स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखो, ये मैंने जर्नल रिजल्ट लिखा है, अब मैंने ऑर्डर 2 वाला लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो लेट, अब A कोई मैट्रिक्स हम मान लेते हैं 2 1 4 3। अब आपको पता है इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो मुझे प्रूव क्या करना है, देखो 2 प्रूव, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 प्रूव। अगर ऊपर वाला रिजल्ट में जो मैंने लिखा है इसको मैं ट्रू मानूँ तो इसका आंसर कुछ ऐसे आना चाहिए। मान लो कि कोई स्केलर है ना, तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ। 3A का डिटर्मिनेंट जो है 3 की पावर n मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब 2, A का डिटर्मिनेंट, तो ये बात ट्रू होनी चाहिए। तो इसको प्रूव कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहले आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम सबसे पहले हमें 3A चाहिए, हमारे पास क्या है A, तो नाउ 3A। अब 3A मतलब 3 को मुझे यहाँ पर लिखना है 2 1 4 3। अब 3 को मुझे एक्चुअल में इस मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। 3 2 6, 3 1 3। आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसी तरह से होती है। 3 4 12, 3 3 9। तो ये मैंने एक 3A मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है एक्चुअल में 3A। अब ये किसका साइन है, डिटर्मिनेंट का, तो यहाँ पर डाल लो 6 3 12 और 9। तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब ये तो आपको आता ही है, लेफ्ट फ्रॉम दी
टॉप, तो कितना आएगा, विच एम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 6 9 54 माइनस, आपको पता है फिर जो रह गया कितना आएगा, 12 3 36, तो विच एम्प्लाइज 3a की वैल्यू कितनी आ गई, 18, तो 3a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18, इसको आप लिख के रख लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो राइट हैंड साइड, और ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा पहले, राइट हैंड साइड। अब देखो हमारी राइट हैंड साइड कितनी है, 3 का स्क्वायर और a डिटर्मिनेंट। अब आपको पता 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, a का डिटर्मिनेंट। तो ऐसा करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। नाउ a डिटर्मिनेंट, a कितना है हमारा, 2 1 4 3। अब इसका डिटर्मिनेंट हमारे लिए बहुत इजी है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, तो कर लो, विच एम्प्लाइज a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 6 माइनस, फिर उसको माइनस कर दो, 4 1 4, तो कितना आ गया, 6 माइनस 4 2। नाउ आपको पता क्या है यहाँ पर, 9 a डिटर्मिनेंट, 9 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना आ गया, 18, विच एम्प्लाइज 3 स्क्वायर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 18, आपके सामने ही है, हमने यहीं से स्टार्ट किया था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो फ्रॉम 1 और 2 आप देखो इन दोनों का आंसर सेम आ गया, मतलब ये वाला रिजल्ट जो है हमारा वो होल्ड करता है। अब इसको मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो लास्ट पेज पे हमारे पास कुछ ऐसा था, ये 1 था और ये 2, दोनों क्या हैं, इक्वल। फ्रॉम 1 और 2 मैं लिख सकता हूँ कि 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर a का डिटर्मिनेंट। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट प्रूव करवा दिया। अब सेम वे से अगर मान के चलो, इफ a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि k a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, k की पावर 3 a डिटर्मिनेंट। तो ये रिजल्ट प्लीज़ आप याद रखोगे, तो इसको मैं जर्नल में क्या लिखूँगा, देयरफॉर इफ a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कितना भी ऑर्डर हो, देन के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, k की पावर n a। अब ये जो रिजल्ट है ये आपको MCQs में काफ़ी हेल्प करेगा, तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने देखो ये मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, ये आपने इसको समझ भी लिया, आपने इसको याद भी कर लिया, और इसके आप क्वेश्चंस भी कर लोगे, मतलब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप उनको भी सॉल्व कर लोगे। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है या आ रहा होगा कि यहाँ पर देखो मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो स्केलर का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स में स्केलर की पावर 3 हो गई, यहाँ पर ऑर्डर n×n में स्केलर की पावर n होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है या आ रहा होगा, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब क्यों मैं इतनी डिटेल में जा रहा हूँ, आपको याद होगा जब मैंने आपको ये फॉर्मूला मतलब कि लिखवाया था, इसकी स्टेटमेंट लिखवाई थी, तो मैंने आपको बोला था कि इस फॉर्मूले के बाद मैं आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में कुछ डिफरेंस है वो बताने की कोशिश करूँगा, और वो जो डिफरेंस है ना वो एक्चुअल में डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इसको इतनी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो 4.1 के बाद मैक्सिमम डिटर्मिनेंट में यूज़ होगी, तो इसलिए उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये आपका मैट्रिक्स था 2x2 2 1 4 3, तो यहाँ पर ना मैं इधर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता सबसे पहले हमने क्या किया था, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया था, 2 1 4 3, तो कितना आया, 3 2 6 3 1 3 3 4 12 3 3 9। आपको पता हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना, हम स्केलर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, हम स्केलर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो मेरे पास कितना आएगा, आपको पता ही है, वैसे हमने अब ये भी किया है, 18 आ गया।
अब देखो इस 18, अब यहाँ पर आपको पता लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना है 18, और इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आया है 3 की पावर 2 a का डिटर्मिनेंट, मतलब 9 इंटू ए डिटर्मिनेंट। अब देखो अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डिटर्मिनेंट की, अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कोई डिफरेंस ना होता तो यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करता और मेरे पास मेरा आंसर आ जाता। मतलब इसका जो आंसर है वो 3a, मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए था अगर कोई डिफरेंस ना होता। बट कोई डिफरेंस तो है, जो यहाँ पर क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर आ रहा है। अब मैं उसको आपको, मतलब इसके बीच में देखो, आपने फॉर्मूला याद कर लिया, आप फॉर्मूला याद कर भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसके बीच में जो प्रोसीजर हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कैसे। अब देखो आपके पास राइट हैंड साइड ये है ना 9 इंटू ए डिटर्मिनेंट। अब देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ध्यान से देखो 9 इंटू ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जस्ट ना आप मेरे कहने पर एक बार इस 9 को सिर्फ इस रो से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये वाली रो से, फिर उसके बाद इस रो से, फिर उसके बाद इस कॉलम से, फिर उसके बाद इस कॉलम से। ठीक है, तो एक बार करो, तो 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 4 और 3। तो इसका जरा आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 54, 4 9 ज़ा 36, कितना आ गया 18, और 18 ही आना चाहिए, आपको पता है इसका आंसर कितना 18। ठीक है, सही आ रहा है। अब ऐसा करो, एक बार इसको रो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 1 वैसे लिख दो, 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27। तो फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 54 माइनस 36, कितना आ रहा है 18, और 18 ही आना चाहिए, सही आ रहा है ना। अब एक बार इसको करो, इस कॉलम से 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 1 और 3 को वैसे ही लिख दो। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 54 माइनस 36, मतलब 18, सही आ रहा है। अब एक बार लास्ट कॉलम से भी कर दो, 2 4 को वैसे ही लिख दो, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 54 माइनस 36, कितना आ गया 18, अब फिर से सही आ रहा है। तो अब लास्ट बार देखो, ऐसा करो, अब यहाँ पर 3 है ना, 3 का स्क्वायर लिख लो। अब एक बार ऐसा करो, इस 3 को ऐसे लिख लो, चलो 3 का स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख लो 3 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं ना मैं। अब ऐसा करो, इस 3 को इस रो से कर दो, कितना आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब इस 3 को नीचे वाली रो से कर दो, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो कितना आएगा 54 माइनस 36, कितना आ गया 18। अब की बार भी आंसर सही आ गया। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ रो 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर रो 2 से, यहाँ पर कॉलम 1 से, यहाँ पर कॉलम 2 से, और यहाँ पर मैंने 9 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया 3 इंटू 3, और दोनों ही रो या दोनों ही कॉलम मान लो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और हर बार हमारा आंसर कितना आ रहा है 18, जो इसका आंसर 18 ही आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली 3a का आंसर कितना आ रहा है 18। तो यानी कि यहाँ से हम क्या सीखे, देखो हम यहाँ से क्या सीखे कि देखो मैट्रिक्स में क्या होता है कि किसी भी स्केलर को हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में कोई भी नंबर जो है उसको हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उसको ब्रेक करके एक रो और दूसरी रो, या एक कॉलम दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा। मतलब हम किसी भी स्केलर को डायरेक्टली हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम किसी भी स्केलर को कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसका भी आंसर करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर क्यूब क्यों आया। अब देखो आपको पता है ये मैट्रिक्स है, देखो 2 1 4 3, तो मैंने देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मत देखो, 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, ये जस्ट मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 18। अब डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। अब इसमें भी डिटर्मिनेंट में मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो अभी अभी हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट में हम सिर्फ एक रो को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एक कॉलम को एक टाइम पे, तो मैंने एक टाइम पे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को, 3 इंटू 2 3 इंटू 1। अब इन दोनों को मैच करके देखो क्या ये आपस में इक्वल हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पर 3 चाहिए, यहाँ पर भी 3 चाहिए। अब इस 3 को लाने के लिए मैंने एक और 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से देखो इसको और इसको, ये दोनों बैलेंस हो गए। मैंने आपको जो भी चीज़ बोली है यहाँ पर इसको विजुलाइज करवाने की कोशिश की है। देखो मैंने एक बार मल्टीप्लाई किया, मान लो मैंने रो 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों आपस में सेम आंसर कैसे दे सकते हैं जबकि दोनों की स्टेटमेंट में ही डिफरेंस आ गया।
तो इसलिए मैंने एक 3 से और मल्टीप्लाई किया, तभी यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 3 और 3 आ गया, और ये दोनों का आंसर अब क्या आएगा, सी। अब सेम वे से 3x3 मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अब देखो ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो मैंने इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, के आपको पता है मैट्रिक्स में हम स्केलर को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने कर दिया। अब ये क्या है, के ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, के ए का डिटर्मिनेंट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने करके नहीं दिखाया, जस्ट आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखो, अब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, ए डिटर्मिनेंट के क्यूब। अब के क्यूब क्यों है, अब मान लो अगर मैं इसको एक के से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर के आएगा, मान लो रो 1 में के। अब यहाँ पर तो ये खाली है, देख लो यहाँ पर के चाहिए मुझे, एक बार और करते हैं, के कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार। अभी भी ये मैच नहीं हो रहा, तो के अब ये दोनों मैच कर रहे हैं आपस में, यानी कि मुझे इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके के ए का आंसर के क्यूब ए डिटर्मिनेंट के आंसर के इक्वल आएगा। तो यही बात मैं यहाँ पर आपको बोल रहा था। तो देखो, जो चीज़ मैंने आपको बोली है यहाँ पर मैंने आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश की है। अब देखो, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं डिटर्मिनेंट को आपको इजी से इजी वे में समझा सकूं। सबसे पहले हमने नंबर एसोसिएट करना सीखा, 1x1 के लिए, 2x2 के लिए, 3x3 के लिए, ठीक है। अब उसके बाद ये मैंने आपको रिजल्ट करवाया। अब ये रिजल्ट जो मैंने आपको बताया ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके आपको एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।